आज अपन बात करेंगे भाग यानी पार्ट आगे का भाग 8 का। इसमें देखिए महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यानी महायुद्धों की बात करें तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1928 के बीच, ये 1918 तक। महायुद्ध की बात करें तो कब हुआ था? 1918 तक के बीच में ये युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो वो तो 1939 और 1945 के बीच। लेकिन अब इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखा है कि कोई भी महायुद्ध होता है तो अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की चौपट हो जाती है, क्योंकि लगभग किसी न किसी देश है उससे जुड़े हुए होते हैं। तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है, देखो पढ़ते हैं अपन। देखिए, पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था। ज़्यादातर पहला युद्ध की बात करें मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया, लेकिन इसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए थे। चाहे युद्ध चाहे किसी महाद्वीप में हो, लेकिन असर तो पूरी दुनिया पर पड़ना है। इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक यानी ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया की 3 दशक से ज़्यादा समय लग गया। और इस दौरान पूरी दुनिया चौतरफा आर्थिक राजनीतिक स्थिति बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराने लगी थी। यानी ये देखो क्या बात है, 3 दशक। 3 दशक का मतलब लगभग 30 साल तक, एक दशक में 10 साल होते हैं। तो यानी वापस अर्थव्यवस्था बनाने में यानी उसको 3 दशक लग गया था। तो राजनीतिक स्थिरता भी आ गई थी इस युद्ध यानी इस युद्ध के बाद में। तो ये एक विनाशकारी युद्ध था। अब वापस उभरे तो आगे जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो देखो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए अपन आगे पढ़ेंगे। तो केवल यूरोप में असर नहीं रहा, इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ा। देखिए अब बात करते हैं अपने कि युद्धकालीन रूपांतरण। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध दोनों खेमों के बीच लड़ा गया था। तो देखो दोनों खेमे कौन कौन से अपन बात करते हैं। एक पाले में मित्र राष्ट्र, एक तरफ था मित्र राष्ट्र जिसमें कौन से देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे। दूसरे पाले में केंद्रीय शक्ति यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि पहले विश्व युद्ध में किन राष्ट्रों के बीच में? तो दो राष्ट्र, एक तरफ तो दूरी राष्ट्र थे और एक तरफ देखो मित्र राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्र के देशों के नाम पूछे जाते हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस थे, और भी इनमें कई देश सम्मिलित थे। अब देखो एक तरफ था ये जो केंद्रीय शक्ति यानी दूरी राष्ट्र में जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ओटोमन ये तुर्की थे। तो इनके बीच में अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ, तो अगस्त में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और उस समय बहुत सारी सरकारों को ये लगता था कि युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा। जैसे अपन क्रिसमस डे सर्दियों मनाते हैं ना, 25 दिसंबर के आसपास, तो उस समय तक ये ख़त्म हो जाएगा। पर ये युद्ध 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चला। तो ये युद्ध बहुत ही लंबा खींच गया, 1914 से लेकर के अपन बात करें तो देखो कितनी, यानी अपन बात करें तो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था ये। तो काफ़ी लंबा खींच गया था। आगे देखो अपन बात करें, मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा विश्व युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध हुआ तो मानव इतिहास में ऐसा कभी युद्ध नहीं हुआ जितना ये पहला विश्व युद्ध है। इसे युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे। तो औद्योगिक राष्ट्र है वो आपस में जूझ रहे थे और शत्रुओं के नेस्तनाबूद करने के लिए पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक
शक्तिता हो चुकी थी। अब क्या युद्ध के लिए ज़्यादातर उद्योगों में युद्ध सामग्री से संबंधित हथियार है, अन्य सामग्री है, वो उत्पादन करने लगे थे उद्योग धंधों में। तो इसका अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी असर पड़ा। इस होड़ में ज़्यादातर लोग हैं वो युद्ध से संबंधित सामग्री बनाने लगे थे। अब देखो ये पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। तो पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध भी इसे अपन कह सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध को। इस युद्ध में मशीनी गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों, रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। तो इस युद्ध में ये एक पहला जो युद्ध है उसमें आधुनिक औद्योगिक युद्ध कह सकते हैं उसको। क्या है, मशीन गनों के द्वारा, टैंकों के द्वारा, हवाई जहाज़ों के द्वारा और रासायनिक हथियारों का बड़ा इस्तेमाल किया गया था यहाँ पर, इसलिए उसको पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध कह सकते हैं अपन। ये सब चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। ये जो चीज़ें बननी कहाँ पर बनने वाली थी, उद्योगों में बनने वाली थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाही की भर्ती की जानी थी। अब युद्ध में क्या है, लोग मारे जा रहे, तो उसमें ज़्यादातर सिपाहियों की ज़रूरत थी। और उन्हें विशाल जलपोतों, ज़्यादातर जलपोतों का मतलब क्या है, जो जहाज है वो, और रेलगाड़ियों से भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाने था। तो युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सैनिकों की भर्ती करना और जलपोतों, जहाज़ों के द्वारा और रेलमार्गों के द्वारा उनको ले जाना था युद्ध स्थल तक। अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि रेलगाड़ियों से युद्ध के मोर्चों तक उन सैनिकों ले यानी इन लोगों को ले जाया जाना था। और इस युद्ध में मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची उसकी औद्योगिक युग से पहले औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना यानी कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख लोग, ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हो गए। अब देखो पहले तो औद्योगिक क्रांति हुई थी और जो 1750 के आसपास देख सकते हो। उसके बाद में सबसे बड़ी घटना ये थी कि उद्योगों ने हथियारों का उत्पादन कर लिया और इसकी कभी कल्पना नहीं कर सकती भाई ये भी कोई युद्ध होगा कि। तो ये जाकर के 1914 में जो युद्ध हुआ ना, उसमें देखो कितनी शक्ति है, 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज़्यादा है वो लोग घायल हो गए थे। जो तो देखो कितना यहाँ नुकसान हुआ है। अब देखो मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग ही थे, क्योंकि मृतकों में अब अगर बात करें तो सैनिकों में युवा और ज़्यादातर वही लोग इसमें आएंगे, तो वो उसमें मारे गए थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम है, काम करने वाले नहीं बचे क्योंकि युद्ध में मारे गए थे। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई थी। परिवारों की आय है वो भी गिरती गई थी क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति वो मारा गया था। आगे देखो अपन बात करते हैं युद्ध संबंधी सामग्री उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया है ना। और युद्धों की जरूरतों को मद्देनजर पूरे के पूरे यानी समाजों में बदलाव किया गया था। अब ये युद्ध सामग्री उत्पादन करने वाले उद्योगों का पुनर्गठन किया गया था दोबारा, ठीक है ना, बढ़ाने के लिए। और समाजों का भी बदलाव हुआ और मर्द मोर्चे पर जाने लगे थे। अब देखो ये एक चित्र दे रखा है यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हथियारों की फैक्ट्री। देखो ये किस तरह हथियार सजा रखे है ना, आप देख सकते हो इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूर है ना, ये फैक्ट्री दिखाई गई है। तो तेजी से यहाँ हथियारों का उत्पादन करने लग गए थे। इस चित्र के माध्यम से यही समझना चाहते हैं। आगे देखो अपन बात करते हैं तो देखिए आप कि उन कामों को संभालने घरों की औरतों को बाहर आना पड़ा जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। तो इस विश्व युद्ध के मायने अंदर क्या है, महिलाओं को फिर आना पड़ा क्योंकि ज़्यादातर पुरुष है वो युद्ध में मारे गए, तो अब सारा काम है इस महिलाओं पर आ गया था। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए थे। तो युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध क्या है, टूट गए थे।
अब हुए देश एक दूसरे का बदला लेने पर उतरू थे। अब आपस में किसी तरह से इसमें बदला वापस लिया जाए, ये उन देशों में भावना आ गई थी कि जो पराजित हुई है वो देश ये सोचने लगे कि वापस उसका बदला लिया जाए। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जे लेना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन को ज़्यादातर है वो पैसे अमेरिका बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जे लेना पड़ा था अधिकतर। अब देखो फलस्वरूप इस युद्ध अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। अब देखो अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया, ज़्यादातर इससे ही पैसे लिए गए थे। अब कहने का आशय ये है, देखो एक बार आगे कर लेता हूँ। तो युद्ध में अमेरिका के कर्जदार की बात कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय ये कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों को के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदा से कई ज़्यादा हो चुकी थी। अब देखो यहाँ पर अमेरिका ही एकमात्र ऐसा बचा था जो पैसे दे रहा था, तो उधार तो ज़्यादातर क्या है कि उधार भी डूबने लग गया था। अब देखो ये हालत हो गई थी। अब यानी नागरिकों समझौता यानी नियंत्रण वाली संपदा से कई ज़्यादा हो चुकी थी। अब ब्याज का पैसा भी इनको मिलने लग गया था। आगे देखो बात करते हैं अपने, अरे ये क्या हो रहा है। अब देखो युद्धोत्तर सुधार, यानी युद्ध के बाद क्या होता है, क्या सुधार किया जाता है। देखिए युद्ध के बाद यानी 1918 में युद्ध समाप्त हो गया, तो युद्ध के बाद क्या स्थिति थी। आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि 4 साल युद्ध चला, तो इस युद्ध में बहुत ही धन भयंकर हानि हुई थी। तो वापस पटरी पर लाना कोई आसान काम नहीं था। ये युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। ये जो ब्रिटेन है, अंग्रेज है, वो युद्ध से पहले दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था ये। और युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। तो ब्रिटेन इस युद्ध में सम्मिलित था मित्र राष्ट्रों की तरफ से, तो उनको सबसे ज़्यादा लंबा संकट झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत और जापान भी उद्योग विकसित होने लगे थे। तो जिस समय ब्रिटेन युद्ध से लड़ रहा था, उस समय भारत और जापान में क्या है, उद्योग विकसित होने लगे थे, ज़्यादातर उद्योग स्थापित हो रहे थे यहाँ पर और पनप रहे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजारों में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि ब्रिटेन युद्ध में लड़ा था और भारत पर भी राज कर रहा था। तो वापस से भारत पर एक देखा जाए तो ब्रिटेन की स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती जा रही थी। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, जापान से भी ब्रिटेन को लड़ना था। सो अलग है। अब देखो युद्ध के खर्चे में, देखो बात करें अपने युद्ध का खर्चा तो बढ़ेगा ही, अब कहाँ से निकालेंगे वो अंग्रेज। तो युद्ध के खर्चे भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिए थे। इस देश से पहले विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा कर्ज अमेरिका से लिया था इंग्लैंड ने, और कर्ज को वापस चुकाने के लिए कहीं ना कहीं पैसे का खजाना तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। तो इस परिणाम में ये हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशों कर्जों में दबे चुका था। अब अंग्रेज है उपनिवेशों से पैसे वसूलने की योजना बना रहा था कि किसी तरह अपने उपनिवेशों से पैसे वसूला जाए, ताकि युद्ध के जो अपना खर्च हुए पैसे उनको कैसे प्राप्त किया जाए। अब देखो युद्ध के कारण आर्थिक उछावा का माहौल पैदा हो गया था। तो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तबाह हो गई थी, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ। मांग जनता की बढ़ रही थी, रोजगार ज़्यादा हो गए थे, यानी रोजगारों अगर बात करें तो रोजगार नहीं मिल रहा था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछावा शांत होने लगा, तो उत्पादन गिरने लगा। जैसे ही युद्ध की स्थिति शांत हुई, तो उत्पादन है वो भी गिरने लग गया था और बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। उत्पादन तो कैसे करोगे, युद्ध में ये काम कर रहे थे, तो बेरोजगारी भी बढ़ गई थी। दूसरी ओर सरकार में भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय भी कटौती शुरू कर दी।
अब देखो धीरे धीरे युद्ध में तो कटौती करनी ही पड़ेगी, हालत खराब हो गई तो बाहरी भरकम युद्ध संबंधी वे ये युद्ध में जो जैसे पहले हथियार बनाने में जो पैसे लगा रहे थे उनमें भी कमी कर दी थी, ताकि शांतिकाल करूँ के सारे उनकी भरपाई की जा सके। और इन सारे प्रयासों में रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए, रोजगार भी खत्म हो गया। और 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। अगर 1921 की बात करें तो 5 व्यक्ति में से एक मजदूर के पास काम नहीं था। वो क्या था? बेरोजगार था। बेरोजगार उसे कहते हैं कि जिसके पास वो काम करने की उनकी इच्छा है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, उसे क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। तो ब्रिटेन में 1921 में 5 व्यक्तियों में एक व्यक्ति बेरोजगार था जिसको काम नहीं मिल रहा था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी। तो अनिश्चितता और युद्ध का वातावरण ये क्या है कि रोजगार के बारे में बेचैनी, भाई रोजगार नहीं मिल रहा है तो बेचैनी होगी। और अनिश्चितता की अब कब अनिश्चितता की स्थिति बन गई थी इन, अब देखो आगे बात करते हैं अपने। बहुत सारे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी संकट में थी। अर्थव्यवस्था वो भी क्या संकट में आ गई थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादन की हालत पर भी विचार किया कीजिए। अब खाद्यान्न के लिए गेहूं उत्पादक जो राष्ट्र थे उन पर भी असर पड़ा। युद्ध पहले पूरे यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाले एक बड़ा केंद्र था। तो युद्ध से पहले वो गेहूं है वो यूरोप देश है दूसरे देशों को आपूर्ति करता था, बेचता था गेहूं, है ना। अब युद्ध के दौरान ये आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई। युद्ध होगा तो आपूर्ति भी अस्त व्यस्त हो गई थी। जैसे देखो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। धीरे धीरे क्या है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो पूरी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी थी। युद्ध समाप्त होते ही पूरी यूरोप में पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं की अति हालात पैदा हो गए और अनाज की कीमतों में गिर गई थी। अब देखो अनाज खूब उत्पादन हो गया था विश्व में, अब उनको खरीदने वाला कोई नहीं था। जब कोई वस्तु खरीदी नहीं जाती है तो उनके मूल्य में गिरावट आ जाती है, सस्ते में खरीदना पड़ता है इनको। तो इसलिए ये एक अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी यहाँ पर कि अब गेहूं तो उत्पादन तो हो गया लेकिन अब उसको खरीदने वाला नहीं है तो कीमतें क्या गिर गई थी और ग्रामीण आय कम हो गई, क्योंकि आय वो भी कम हो गई और किसान गहरे कर्ज में डूब गए थे। देखो किसान भी क्या है, गहरे कर्ज के संकट में फंस गए थे, वो भी क्या है कि कर्ज के नीचे दब गए थे। अब देखो आगे के भाग के अपने फिर आगे की वीडियो में बात करेंगे। अब देखो आज अपने इतना ही। तो अब लगातार आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को क्या है कि फ़ायदा हो। अब देखो आगे अगर बात करें तो कहाँ गया वो, तो ये कहाँ से छूट गया, कौन सा पेज गया ये? हाँ ये पूरा हो गया ना कि बड़े पैमाने ये तो ग्रामीण आय कम हो गई और किसान कर्ज के संकट में फंस गए थे। अब देखो बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग ऐसे पढ़ रहे ना अपन, हाँ ये से पढ़ रहे थे। देखो अगर बात करें कि बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। और हाँ पहले देख चुका है कि युद्ध में अमेरिका, देखो युद्ध में अमेरिका अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचाया था। युद्ध के बाद अमेरिका देखो इसमें सम्मिलित नहीं था, प्रथम विश्व युद्ध में लास्ट में सम्मिलित, तो इसलिए वो ज़्यादा उनको नुकसान नहीं हुआ था। अब देखो कुछ समय के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों में अमेरिका अर्थव्यवस्था को तेजी से तरक्की के रास्ते पर
बढ़ने लगी थी। शुरुआती सालों में उनको नुकसान हुआ, बाद में उनकी अर्थव्यवस्था वो वापस तरक्की करने लगी थी, शुरू यानी बीसवें दशक के अंदर। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक बड़ी खासियत थी कि बहु यानी वृहद उत्पादन का चलन, ज़्यादातर उत्पादन वो करने लगे थे अमेरिका। अब देखो, वृहद उत्पादन और बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में शुरू हो चुका था। भाई 19वीं सदी के आखिरी में क्या है कि उत्पादन तो शुरू हो चुका था, लेकिन देखो क्या हुआ था, अ, ये देखो, लेकिन 1920 के दशक में तो ये अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता भी बन गया था। 1920 के दशक में अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन की विशेषता, यानी ज़्यादातर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था 1920 के दशक में। इसे कार निर्माता हेनरी फोर्ड वृहद उत्पादन की विख्यात प्रणेता, ये ध्यान रखना, यहाँ पर कार निर्माता का नाम है हेनरी फोर्ड। तो बड़े स्तर पर उन्होंने कारों का जो निर्माण वो किया था। उन्होंने शिकागो, अमेरिका का शहर है शिकागो, ये एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर, यानी डेट्रॉइट के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। तो देखो इसकी विशेषता है कि शिकागो में बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर, वहाँ पर एक असेंबली लाइन थी बूचड़खाने में, उसकी तर्ज पर उन्होंने, यानी डेट्रॉइट के अपने या कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित कर ली थी। किसने? हेनरी फोर्ड ने। और शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक एक यानी कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता था। तो बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता था, और उसे दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकल जाते थे। इस तरह की उन्होंने व्यवस्था बना ली थी वहाँ पर। देखो दोबारा देखिए कि शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था ना, बड़ी कंपनी स्थापित कर ली और इस तरह उन्होंने बेल्ट बनाया था कि, और उसे दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता, मांस बेचने वाला, अपने हिस्से का मांस उठाकर निकल जाते थे। तो अपना मांस उठा करके वो चला जाता था कंपनी। और ये देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे बचत हो गया। भाई समय की इसी तरह अपन व्यवस्था अपने गाड़ियों में करनी चाहिए तो अपन को भी फायदा होगा। तो इसी तरह का बेल्ट वो क्या है कि अपनी कंपनी, अपनी जो कंपनी है उसमें स्थापित करने का तरीका सोचा था। दोनों की लिहाज से किफ़ायती में फ़ायदा साबित हो सकता है, यानी समय भी बचेंगे और पैसे भी बचेंगे। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, भाई उसको एक काम दिया कि आपको केवल पुर्जे ही लगाते रहना है, और मशीनी ढंग से क्या है बार बार करते रहना होता था, कि बार बार ही आपको काम करते रहना है। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। ये कन्वेयर बेल्ट है वो उसकी रफ्तार के अनुसार चलती है, कि उसी के अनुसार वो काम करना पड़ता था। ये काम की गति यानी बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था, कि इसे जो कन्वेयर बेल्ट है उसके अनुसार उसकी गति बढ़ाई भी जा सकती थी, धीमी भी कर सकते थे। तो इससे क्या है कि काम काज करने वाले मजदूरों की गति को भी वो उन्होंने बढ़ाने का अच्छा तरीका सोच लिया था। अब कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में डील करने या कुछ पल के लिए अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अब ये जो कन्वेयर बेल्ट के जो लगा दिया था, अब मजदूर यहाँ न तो ढिलाई बरत सकता था और न ही अवकाश में अपना जोखिम उठा सकता था। और तो और ये इस व्यवस्था से मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि व्यस्त रहना पड़ता था, और इसी जो कन्वेयर बेल्ट है उसके अनुसार उसको चलना पड़ता था, तो वो बातचीत भी नहीं कर सकता था। इससे मतलब उनको समय है और समय का सदुपयोग होने लग गया था। नहीं तो मजदूर आपस में बातचीत करके कुछ समय ऐसे ही निकाल देते थे, तो उनको काफ़ी फायदा हुआ था। इसका नतीजा ये हुआ कि हेनरी फोर्ड
के कारखाने में असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। अब इस नई जो तकनीक के माध्यम से उन्होंने किया कि 3 मिनट में एक कार तैयार हो जाती थी, काफ़ी फायदा होने लग गया था। इससे पहले की पत्ती के मुकाबले रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी और टी मॉडल नामक कार वृहत उत्पादन पत्ती से बनी पहली कार थी। ये देखो याद रखना आप, टी मॉडल नामक कार है वो वृहत उत्पादन पत्ती से बनी ये पहली कार थी। अब देखो शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री में मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल में, अब लगातार काम करेंगे तो थकान तो होगी, क्योंकि उसकी रफ्तार को किसी भी तरह से नियंत्रण नहीं कर सकते थे। तो इस रफ्तार को है वो किसी तरह से नियंत्रण नहीं कर सकते थे। अब देखो अपन बात करें तो बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया था भाई, लगातार काम करने थकान होगी तो काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दुगुना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया था। तो अब ये फोर्ड है जो उसने क्या है, जब मजदूर कारखाना छोड़ने लगे तो उनका वेतन $5 प्रतिदिन दुगुना कर दिया था। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगी। ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है, यहाँ पर किसान है नहीं क्या ये सॉरी जो मजदूर है अपनी यूनियन बनाने लगे थे, संगठन बनाने लगे थे और हड़ताल करने के लिए वो क्या है कि ऐसे ट्रेड यूनियन वो जो संगठन बनाने लगे थे इसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगी भाई कोई ऐसा कोई संगठन नहीं बनाए। तनख्वाह बढ़ाने हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वो अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। अभी इसकी अपनी जो असेंबली लाइन की है वो लाइन में क्या है उस मशीन की रफ्तार बढ़ाने लग गए थे ताकि वो भरपाई हो सके। अब देखो ये एक बार में चल रहे थे तो रफ्तार बढ़ा दी वही पैसे उनको दुगुना कर दिए, तो वो उस असेंबली लाइन की जो रफ्तार वो बढ़ा देंगे ताकि पैसे उन्हीं से वसूल ले वापस। इनके मजदूरों का काम बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था, तो मजदूरों का काम है लगातार बढ़ता जा रहा था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत ही संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। भाई लागत कम करने के लिए ज़िंदगी में ऐसा उन्होंने क्या कहा कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया, तो ये फैसला उन्होंने अच्छा लिया था फोर्ड ने। अब देखो ये अपन बात करते हैं कि फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धति वो जल्दी ही पूरी अमेरिका में अपनाया जाने लगा। ये फोर्ड है उसकी जो तकनीक अपनाई थी उन्होंने वो भी यानी अमेरिका में पूरे अमेरिका ने अपनाने लग गया था और 20 के दशक में यूरोप में भी इनकी नकल की जाने लगी। यानी जो अमेरिका में ये जो हो रहा था वो क्या है यूरोप में करने लगे थे, इसकी नकल है यूरोपवासी भी करने लग गए थे। अब देखो आगे क्या होता है, ये अपन पढ़ लिया ना बीच में कि नकल की जाने लगी। अब देखो वृहत उत्पादन पद्धति, वृहत उत्पादन पद्धति इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत, तो इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की जो लागत है और कीमत में कमी ला दी थी। जो चीज़ें बनती उनकी लागत कम आती थी और कीमत में भी कमी ला दी धीरे धीरे, और बेहतर वेतन के चलते बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु खरीद सकते थे। तो बहुत सारे मजदूर हैं वो कार भी खरीद सकते थे टिकाऊ यानी जो सस्ते के रूप में। और 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था। अब देखो 1919 में लगभग 20 लाख कारों का उत्पादन होने लगे था अमेरिका में, जो 1929 में बढ़कर कितना हो गया 50 लाख कार प्रति वर्ष पर पहुंच गया था। तो इतना देखिए वृद्धि हुई, 20 से 50 लाख कारें 1929 में बढ़ने लगी थी। इसके साथ बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। धीरे धीरे लोगों की आय बढ़ी तो उन्होंने फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, रेडियो है, ग्रामोफोन है, प्लेयर्स ये भी खरीदने लगे थे। तो ज़्यादा चीज़ें अगर जनता खरीदने लग जाएगी तो क्या उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा। अब देखो अपन बात करते हैं
तो यानी लोग सारी, देखो यहाँ से ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी। तो ये चीज़ें हायर परचेज पहले उनसे क्या है कि आप कह सकते हो हायर परचेज, यानी परचेज की व्यवस्था मतलब एक नियम था, उसके तहत वो खरीद सकते थे। यानी लोग सारी चीज़ें कर्ज पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक और मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। तो वो है आपका हायर परचेज, यानी लोग है सारी चीज़ें कर्ज पर खरीद सकते थे और उसको सप्ते में या मासिक यानी एक महीने में वो वापस चुका सकते थे। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या वृद्धि से फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है आदि उपकरण मांग में इजाफा हुआ। धीरे धीरे इसकी मांग है वो बढ़ने लगी थी और उल्लेखनीय घरों का निर्माण या खरीदारी में भी कर्ज पर ही की जा रही थी। तो ज़्यादातर खरीदारी कर्ज लेकर के की जा रही थी क्योंकि उधार में ये दे रहे थे इसलिए। अब देखो 1920 कि 1920 के दशक में आवास निर्माण के क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संबंधक आधार पैदा हो चुका था। तो आवास का मतलब जो अपन मकान बनाते हो आवास से है, और निर्माण क्षेत्र में भी काफ़ी उछाल आया था और संपन्नता पैदा हो गई थी, लोग घर बनाने लग गए थे अमेरिका में। और मकान में निर्माण और घरेलू ज़रूरतों की चीज़ों को निवेश में रोजगार और मांग बढ़ गई। ये अमेरिका में हुआ है ज़्यादातर कि उनकी चीज़ों में क्या है कि लोगों को रोजगार मिलने लगे और मांग है वस्तुओं की बढ़ गई थी। और दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता गया था, खरीदने वालों की भी। उपभोग का मतलब क्या होता है, जैसे अपन कोई वस्तु खरीद ला करके अपन काम में लेते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, अपन उपभोक्ता हुए। और बढ़ते उपभोग के लिए ज़्यादा निवेश की ज़रूरतें थी जिससे नए रोजगार और आमदनी में वृद्धि होने लगी थी। अब जो उपयोग यानी बढ़ता उपभोग, ज़्यादा से ज़्यादा जो वस्तुएं अपन खरीदने लग जाएंगे तो उससे क्या है, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और रोजगार मिलेगा और आमदनी में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब देखो आगे अपन बात करते हैं 1923 में। 1923 में क्या होता है कि अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा। तो अमेरिका में शेष विश्व की पूंजी का निर्यात है। निर्यात का मतलब भाई अपन निर्यात आयात करते हैं। निर्यात का मतलब किसी वस्तु को दूसरे देश में भेजना, किसी वस्तु को अपने देश से दूसरे देश में भेजना। और मंगाना क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। और वे दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया था। तो आपको पूछा जाए ना कि द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के बाद में सबसे अधिक पैसे देने वाला देश कौन बन गया था, अमेरिका। कर्जदाता यानी उधार में, यानी उधार है वो पैसे देता था कौन, अमेरिका। तो अमेरिका क्या हो गया, कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात में यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी संकट से उबारने में मदद की। जो प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के ज़्यादातर देश है वो युद्ध में काफ़ी प्रभावित हो गए थे, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो अमेरिका ने इनकी अर्थव्यवस्था सुधारने में मदद की क्योंकि उधार पैसे दिए थे। और अगले 6 साल में विश्व व्यापार आय में वृद्धि में काफ़ी सुधार हुआ। तो अगले 6 साल में विश्व का व्यापार और आय में क्या है कि वृद्धि हुई थी। लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई और 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ये 6 साल तक चला, लेकिन आर्थिक महामंदी 1929 से लेकर के देखो अपन बात करें आर्थिक मंदी की तो 1929 से लेकर 1933-34 तक है ना, 1933 तक चली थी। यानी एक तरह पूरी दुनिया में वापस अर्थव्यवस्था एक चौपट हो गई। 1929 में आर्थिक मंदी आ गई थी तो वापस दुनिया है वो इस अर्थव्यवस्था के संकट में फंस गई थी। अब देखो आगे अगर बात करते हैं अपने महामंदी, तो इस महामंदी के बारे में अपने कल पढ़ेंगे। जो 1900 आप कह सकते हो कि 1929 से लेकर के 1933 तक ये चली थी महामंदी। तो ये अपने कल पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, आगे अपने कल पढ़ेंगे। और